गुड आफ्टरनून पीपल, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से JEE नीट का लेक्चर नहीं हो रहा था तो बोर्ड के लेक्चर्स में पढ़े हुए थे, बट नाउ वी आर बैक विद JEE नीट लेक्चर्स। दिस इज JEE नीट लेक्चर नंबर 3 और इसमें खास करके कैपेसिटर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले। एंड कैपेसिटर्स के बारे में बेसिक आइडियाज वी ऑलरेडी नो। A device that can store charge and that can store electrostatic potential energy is called a capacitor. And कोई भी डिवाइस जो चार्ज स्टोर कर सके वो कैपेसिटर होता है। बट चार्ज स्टोर करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज हैविंग टू गुड कंडक्टर्स, नॉट टू गुड, टू गुड कंडक्टर्स kept near to each other in such a way that थोड़ा सा डिस्टेंस बीच में मेंटेन हो। एक को पॉजिटिव चार्ज देंगे, सामने वाले में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन द सिस्टम। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट फॉर एनी कैपेसिटर, ये सब चीजों से आप वाकिफ हैं ही, आई एम जस्ट रीइटरेटिंग, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस is constant and is known as C, which is called capacitance of the capacitor. So my favorite expression, Q is CV या Q is CV. Capacitance का ऐसा यूनिट है कूलम पर वोल्ट और बेटर नोन एज फैरेड। मैं ये सब चीजों को लिख नहीं रहा हूँ, इट्स ऑल गुड। फॉर अ स्फीयर, you know, a sphere is also capable of storing charge, so that is also a capacitor. For a sphere, capacitance C is 4 pi epsilon 0 r, where r is the radius of the sphere. Then we have the most famous type of capacitor, the PPC, the parallel plate capacitor. उसमें दो प्लेटें होती हैं and these are kept at a distance d apart. The area of each plate is A, and एक पे चार्ज पॉजिटिव प्लस सिग्मा और एक पे चार्ज नेगेटिव माइनस सिग्मा। एज अ रिजल्ट बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल कॉल इट E, एंड द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E between the two plates is simply sigma by epsilon 0, and the potential difference between the two plates, the PD, everybody knows the game, PD is ED. तो E की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा V is sigma D by epsilon 0. Finally capacitance, छोटे में लिखना पड़ रहा है, C is Q by V. You know, sigma is surface charge density, sigma is Q by A, तो Q is sigma A, and V की जगह sigma D by epsilon 0. So what do you land up with? C is epsilon 0 A by D. ये प्रोसीजर खास इसलिए कर रहा हूँ because I'm going to do this again also. You know, in this particular session, I'm going to introduce you to two different type of capacitors. One is a spherical capacitor, the other is a cylindrical capacitor. So let's get going. Spherical capacitor में actually क्या होता है, दो concentric spheres होते हैं. So spherical capacitor में there are two concentric spheres, एक का रेडियस A, दूसरे का रेडियस B, एंड हम ट्राई कर रहे हैं ऐसे टाइप के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। स्फेरिकल कैपेसिटर का आइडिया NCERT के एडिशनल एक्सरसाइजेस में है, सो यू माइट एज वेल, इफ यू वांट टू चेक इट आउट, यू कैन चेक इट आउट। तो ये है तुम्हारा आउटर स्फीयर एंड ये है आपका इनर स्फीयर। लेट अस से इसका रेडियस है A एंड इसका रेडियस है B। नाउ सपोजिंग ये इनर सरफेस, इनर स्फीयर को मैं नेगेटिव चार्ज देता हूं, -Q आई कॉल इट, एंड इसके इनर सरफेस को पॉजिटिव चार्ज देता हूं, +Q, let us say. Do you understand? ये जो इनर स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा क्योंकि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, एंड इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेस इन द स्पेस बिटवीन द टू शेल्स के बीच में है,
and you know electric field is always from positive to negative. So if you can see properly, you can see that electric field, we'll call it E, is from positive to negative. So there is electric field in the region between the two shells. Now we would like to find out कितना है, तो उसके लिए एक पॉइंट नक्की कर लेते हैं. मैं यहां से ये उड़ा रहा हूं. लेट मी कॉल दिस पॉइंट P, और यहां से डिस्टेंस R पे है. गॉस लॉ यूज करना चाहूंगा, तो गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहा हूं लाल कलर की. गॉसियन सरफेस, वो ब्यूटीफुल डायग्राम, लाल कलर की गॉसियन सरफेस है. सो गॉसेस लॉ ये कहता है कि लाइन इंटीग्रल, द फ्लक्स इज लाइन इंटीग्रल E बार डॉट dA बार इज सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन 0. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है. इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड रेडियस कितना है इसका R. तो ये 3 डायमेंशनल है पूरा. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्फीयर जिसका रेडियस है R? 4 pi R square. एंड हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज्ड इन दिस? इतना ही है ना, ये जितना इस शेल पे है, क्योंकि ये वाला शेल तो बाहर है, तो इस पे चार्ज हो ना हो डजंट मैटर. जो भी मैटर करेगा वो इसका चार्ज मैटर करेगा. वो कितना है? Q. तो Q बाय एप्सिलॉन 0. तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है. E इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर. अब हम क्या जानना चाह रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स. V, आई एम श्योर ये इक्वेशन काफी कारगर याद रहा होगा. माइनस E बार डॉट dr बार. कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक ना. तो इधर तक कितना डिस्टेंस है A, और यहां तक कितना है B. तो फ्रॉम A टू B. अच्छा, यो जा रहे हैं हम जा रहे हैं यो. इलेक्ट्रिक फील्ड है यो. सो व्हाट इज द एंगल? यू नो दिस इज माइनस E dr cos थीटा फ्रॉम A टू B. यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड वी आर गोइंग फ्रॉम A टू B अपवर्ड्स, what is the angle between E bar and dr bar? Isn't it 180? So theta is 180 degree. So cos theta is -1. ये -1 यहाँ लगा दूंगा, माइनस माइनस हट जाना है. तो V is integral from A to B E dr. भाई E है मेरे पास, ये रहा. तो Q by 4 pi epsilon 0, अगर आपको दिक्कत ना हो तो बाहर ले लेता हूँ. एंड इंटीग्रल dr by r square. आपको और ज्यादा दिक्कत ना हो तो 1 by r square को r raised to -2 लगा दो. सत्यम पतेगा. कहां से लेकर कहां तक? A से लेकर B तक. तो आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज इंटीग्रल x raised to n dx is x raised to n plus 1 by n plus 1. तो r raised to -2 plus 1 -1 over -1 A से लेकर B तक. ये माइनस तो साला आ ही गया बीच में, तो कोई नहीं, लगा देंगे उसको. एंड r raised to -1 is 1 by r. 1 by r कहां से लेकर कहां तक? A से लेकर B तक. तो पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट क्या मिलता है हमको? मैं नीचे वाले को उड़ा रहा हूं, एटलीस्ट अपने को इतना मिल जाए. सो व्हाट डू यू गेट? सो V is minus Q by 4 pi epsilon 0 1 upon B minus 1 upon A. If you don't mind, can I put this minus inside? So if I put this minus inside, this becomes 1 by A minus 1 by B. And finally, if I were to take it as an LCM, this would be AB over B minus A. So this is my equation for potential difference. पर सर हमको तो कैपेसिटेंस चाहिए. बिल्कुल चाहिए. एंड कैपेसिटेंस इज व्हाट? Q by V, है ना. तो कैपेसिटेंस now capacitance is C
इज Q by V। मैंने V निकाल लिया, यहां पे है ये, तो Q by 4 pi epsilon 0 B minus A by AB। Q कटेगा और जो ये नीचे वाली आइटम है दिस विल ऑल गो अप, फाइनली गिविंग मी व्हाट? So C is 4 pi epsilon 0 AB over B minus A. Ladies and gentlemen, this is the equation for the capacitance of a spherical capacitor having inner radius A and outer radius B. In case तुमने इस स्पेस में, जो ये दो शेल्स के बीच की स्पेस है, तुमने कोई डाइलेक्ट्रिक भरा है, you have introduced a dielectric in the space between the two shells. If a dielectric of constant K is kept in the region between the two shells, then what does your capacitance become? Then capacitance C is C dash बोलो 4 pi epsilon 0 K AB over B minus A। यहाँ पे भी वही डाइलेक्ट्रिक का फंडा इंट्रोड्यूस होता है कि अगर तुम्हारी कैपेसिटेंस है C0 in the absence of dielectric and now you are introducing a dielectric of constant K between the two plates, so the new capacitance C is going to be K times C0. So capacitance increases by a factor K. So this was the idea of a spherical capacitor. Now you can straight away solve those sums. You know the idea now. Let us go on to what is called a cylindrical capacitor. I am going to reiterate the procedure as I have done here. पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूंगा, और फाइनली क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके ही पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड होगा ना, वो V is minus E bar dot dr bar से, एंड फाइनली C is Q by V कर दूंगा। प्रोसीजर सही हो आपका तो शाही पनीर भी अच्छा बनेगा। तो लेट अस गेट गोइंग। तो क्या शाम का टाइम है ना, भूख लग रही है। हाय 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 हाय। सो लेट्स गेट गोइंग। दिस इज अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। जो काम यहाँ स्फीयर करता है वो काम यहाँ सिलेंडर करता है। दो सिलेंडर है मेरे पास, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एंड सो टू सिलेंडर्स, ये बाहर का, मेरे सिलेंडर कभी अच्छे नहीं होते। अरे यार देखा, नाम ले लिया ना, लफड़ा हो गया। ओके, ये पहला सिलेंडर ऊपर वाले की दुआ रही। हाँ क्या बात। और ये अंदर का सिलेंडर। पहले लाइनें मार दे, छोटी सी बनाते। क्या बात। थोड़ी दुआओं सिलेंडर भी अच्छा बन गया। ओके, इसका भी इनर रेडियस A, बड़े सिलेंडर का रेडियस B, एंड द लेंथ इज L। बोथ आर कोएक्सियल, सेम एक्सिस। सेम टू सेम बात, इस पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करा है एंड इसके इंटीरियर में पॉजिटिव चार्ज है। It's a kind of sense of deja vu, and it would have been much better me had I put B here। तो क्या इस तरफ मैं जो भी दिखाना चाहता हूं वो बर्बाद ना हो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड श्रीमान, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ब्लू कलर के एरो जिंदगी को सफल बनाएंगे, ये E। एंड अगर तुम किसी भी पॉइंट P पे, ये रहा थोड़ा P, इस P पे जो डिस्टेंस R पे है, आप बनाना चाहो, फाइंड करना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेट अस अज्यूम अ गॉसियन सिलेंडर, इमेजिनरी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, भतेरी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम करी है। वाह,
लेंथ L की, रेडियस R की. So assume cylindrical to find electric field at point P. We assume cylindrical Gaussian surface, नीचे लिख देता हूं, of radius R and length L. अब गॉस लॉ लगाना ही है, as simple as it gets, using Gauss's law. भाई सेम ओल्ड इंटीग्रल E बार डॉट डी ए बार इज सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ तो 90 डिग्री है ना, E बार और डी ए बार, तो फ्लक्स होगा ही नहीं, तो फ्लक्स होगा सिर्फ इतने में. तो दिस इज 2 पाई r इनटू लेंथ L, सो 2 पाई r L. एंड ये जो चार्ज है Q है, तुम इसको यू नो लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इनटू लेंथ L. ओ माय गॉड. तो चार्ज Q by epsilon 0 and Q is what? Lambda into length L over epsilon 0. So L goes away and what are you left with? E is lambda by 2 pi epsilon 0 r. Precisely the equation for a charged conductor, isn't it? Same old cylinder के लिए भी बात वही रहती है. Now potential difference between the two cylinders, वो same sphere जैसा ही same सीन करना है. V is minus E बार डॉट डी आर बार, कहाँ से लेकर कहाँ तक, A से लेकर B तक. और उसी तरह E बार ऐसा है, डी आर बार ऐसा है, तो वो माइनस हट जाएगा और E की जगह लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे R आ जाएगा. दिस इज डी आर बाय आर फ्रॉम A to B. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया हियर. इंटीग्रल डी आर बाय आर शायद आप लोगों ने इससे पहले देखा हो. इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स is log of x to the base e, or you can call it natural log x. ln logarithm natural या natural log. So natural log is to the base e. तो अपने को पता है ये. तो and I'm sure you also know natural log a plus natural log b is natural log ab, and natural log a minus natural log b is natural log a by b. इसको यूज करना है मुझे. तो चलो लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0. सर ये मस्त लैम्बडा है, अच्छा लॉग ऑफ r टू द बेस e, कहां से लेकर कहां तक, a से लेकर b तक. तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे एंड देखते हैं क्या होता है. ये सिलेंडर की कोई जरूरत है? रखते थोड़ी इज्जत रखते उसकी. अच्छा सिलेंडर है, नाइस सिलेंडर. तो lambda by 2 pi epsilon 0 log of b to the base e minus log of a to the base e. क्या मिलेगा सर जी? ये इसी के जैसा हो गया ना, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, नेचुरल लॉग a by b. सो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस v is lambda by 2 pi epsilon 0 log to the base e b by a. एंड अब बंधु कैपेसिटेंस का वही दाव, वही इक्वेशन, वही काम. फाइनली C is Q by V. I am sure you know. Now capacitance C Q by V. भाई साहब Q क्या है? लैम्बडा L, वहां सिग्मा A था हर जगह. V lambda by 2 pi epsilon 0 log to the base e b by a. ये b है. लैम्बडा मरने वाला है, 2 pi epsilon 0 चढ़ने वाला है. तो फाइनल इक्वेशन क्या आने वाला है श्रीमान? C is 2 pi epsilon 0 L over log to the base e b by a. And beautiful expression. Capacitance of a cylindrical capacitor of length L, inner radius A, outer radius B, or radius of inner cylinder A
and radius of outer cylinder is B. Capacitance C is 2 pi epsilon 0 L upon log to the base E or natural log B by A. This is how the cylindrical capacitor works out. इसके बाद इंपॉर्टेंट एक बात कराना चाह रहा हूं जो वापस एनसीईआरटी में नहीं थी, वो है वैन डी ग्राफ जनरेटर. वंडरफुल थिंग, वैन डी ग्राफ generator, a device which is used to create a potential difference of 6 to 8 million volt. बहुत बड़ा potential difference create कर सकता है, और इस potential difference से atoms, molecules वगैरह को फाड़ के उसके अंदर का structure देखने की हमको situation मिलती है, वो होता है Van de Graaff generator. So a device that can give rise to a potential of 6 to 8 million volt. If you are a Mr. Bean fan, so in one of the Mr. Bean episodes, he brings a Van de Graaff generator. You can watch that also. Or you can watch the great Professor Walter Lewin, teaching physics at the MIT, Massachusetts Institute of University. And you can go into that lecture and you can see it's a big shiny ball and he is touching it and his hair is standing on end. So you can see his funny hair and his hair is standing on end. बहुत ही renowned professor है. I'm sure millions of views होंगे उसके उनके. So watch that video also. So you'll get an idea what Van de Graaff generator is. So let me just write it down. A device can produce that can produce a potential difference of 6 to 8 million volts. 60 से 80 लाख वोल्ट ये डिफरेंस किसी को मिले ना तो स्ट्रक्चर उड़ जाए, मॉलिक्यूल फट जाए. क्या इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस. Let us find out how it is, how it works. So what is the principle of a Van de Graaff generator? I got two shells. Now watch carefully. ये दो शेल है concentric. Does it look like a good shell? This is good. This is good. Good. Okay. ये सारा लोचा सेल में वही लोचा. अच्छा, ये इनर शेल का रेडियस इज छोटा r, आउटर शेल का रेडियस इज बड़ा r. इनर शेल पे चार्ज दिया हुआ है मैंने q, आउटर शेल पे चार्ज दिया हुआ है मैंने बड़ा q. ऑलराइट, एज सिंपल एज इट गेट्स. किसी भी तरीके से इस शेल को ये शेल के बीच में घुसेड़ा है एंड ये शेल पे चार्ज है छोटा q, ये शेल पे चार्ज है बड़ा q. Radius of inner shell is छोटा, radius of outer shell is बड़ा. Now, stay with me. I would like to find the potential difference between the inner shell and the outer shell. Okay? I would like to find the potential difference between the inner shell and the outer shell. How do we go about it? Consider point A on the surface of inner shell. The potential on inner shell is, we'll call it V on छोटा r. Do you agree point A पे potential will be due to two things? Will be due to ये अंदर का shell and will be due to ये बाहर का shell. First thing, potential at point A is due to two things. Potential due to this smaller shell which has charge छोटा q and potential due to the larger shell which has charge बड़ा q. Okay, इतना ठीक है? Now, look at point A. Where is it lying with respect to the inner shell, to the smaller shell? Isn't it lying on the surface of the smaller shell? So, A पे potential will be kq by radius, because I'm sure you remember V in या on is kq by radius and V outside is kq by distance. So, A is lying on the surface of the inner shell. तो V on का formula लगेगा kq by radius. तो kq upon what is the radius of the smaller shell? छोटा r. तो it is imperative you understand this. Fair enough. तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ.
ये पॉइंट ए, ये क्यू। मैं थोड़ा नजदीक बनाता हूं तो आपको अंदाजा बैठेगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी सब भूल जाओ। सिर्फ ये शेल देखो, पॉइंट ए देखो, रेडियस देखो, चार्ज देखो। Isn't point A lying on the surface of the shell? So what is the formula for V on the surface? KQ by radius, KQ by radius. अब पॉइंट ए को देखो और बड़े शेल को देखो, ये बड़ा शेल और ये पॉइंट ए। Tell me, where is point A with respect to the larger shell? Isn't point A lying inside the larger shell? And V in या on is KQ by radius. So potential at A due to larger shell is KQ by how much is the radius of the larger shell? R. KQ by, do you understand? फिर से एक बार समझा दूं। मुझे चाहिए potential at A, and potential at A is due to two things, the smaller sphere and the larger sphere. So look at A with respect to the smaller sphere. So this is A, this is the smaller sphere. Individually मैंने diagram बनाया ताकि आपको understand करने में आसानी रहे. You can see point A is lying on the surface of the smaller sphere. So V on the surface is KQ by radius. So formula K small q over radius, which is small r. Now I have to check point potential at A due to larger shell. ये रहा larger shell and ये अंदर A अंदर. तो what is the formula for V inside? KQ by radius again. तो KQ by radius बड़ा R. गल्ला समझ में आई? ओके, ये खत्म ना हुआ है, B का बाकी है, तो B का आप बताओ मेरे को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और लाइव है, अगर आप देख रहे हो आपके हाथ में पेन पेंसिल वगैरह कुछ बुक है, तो the potential on the outer shell, ये इस पॉइंट B की बात कर रहा हूं मैं, we'll call it V at बड़ा R. Come on, help me out. B पे पोटेंशियल कितनी चीजों की वजह से? दो चीजें तो दो ही है, तो दो की वजह से पोटेंशियल होगा, इनर शेल और आउटर शेल. लुक एट B विथ रिस्पेक्ट टू द इनर शेल. मैं आपके लिए डायग्राम बनाने के लिए रेडी हूं. ये R है, ये Q है, एंड ये रहा कहीं B. ये B सेंटर से कितनी दूरी पे है? Isn't it R? बड़ा R. अच्छा, पहली बात, B is lying inside, on या outside the shell? सीधी बात है, you can see B is lying outside the shell. What is B outside? KQ by distance. तो KQ by how far is B from the center of the shell? बड़ा R. Agreeable? B is lying outside and point कोई भी outside lie करे तो potential is KQ by distance. So KQ by distance कितना है B का from the center? बड़ा R. Now look at B with respect to the larger shell. Tell me where it lies. Inside, on या outside? On. B is lying on the surface of the larger shell, and on the surface का formula है KQ by radius. तो K charge कितना? Q by how much is the radius? बड़ा. चार टर्म्स मैंने लिखी है यहाँ पे, और चारों अलग अलग तरीके से देखी गई टर्म्स है. लाया एक ही फंडे से. मैंने पॉइंट को देखा, देखा कहाँ पे है, इनसाइड है, ऑन है, आउटसाइड है, क्या है, और उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिखा है. जरा भी रट्टा मारने की कोशिश मत कर, नहीं तो फंस जाओ. सो ये डायग्राम मैंने खास उसलिए बनाया, पहले वाले के लिए भी बनाया था मैंने, अगर आपको देखना है पीछे आके देख सकते हो. सो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स आउट. अच्छा सर, इसमें क्या है? अब देखो भाई, द पोटेंशियल डिफरेंस इज, पहले काम करते, इसमें से इसको माइनस करते, V छोटा r, देखते कौन बड़ा है. मैं यही जानना चाहता हूं कौन बड़ा है. तो V छोटा r माइनस V बड़ा r, तो क्या मिलेगा? KQ बाय स्मॉल r प्लस KQ बाय बड़ा R माइनस KQ बाय बड़ा R प्लस KQ बाय बड़ा R. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, K big Q by big R minus K big Q by big R, they will go away. So what are you left with? Finally, I think it's a blue colored statement.
worth $1,000,000. V छोटा r minus V बड़ा r is k cube bracket 1 by छोटा r. If you are observing carefully, you will see कि ये 1 by r छोटा r की वैल्यू छोटी है, तो 1 by छोटी will become बड़ा and 1 by बड़ा will be छोटा. So this is going to be a positive quantity. This is going to be a positive quantity. The moral of the story is that the smaller shell is at a higher potential as compared to the larger shell. सुना एक बार फिर से, smaller shell potential difference is positive, अर्थात smaller shell is at a higher potential as compared to the larger shell. And people, तो क्या, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वायर लगाऊं, कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है ए, कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल पे है बी? डू यू अग्री पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली, एंड वो यहां आके इट विल गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द लार्जर शेल. तुम चार्ज देते जाओ, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली यहाँ एक्यूमुलेट होने से बहुत ही बड़ा पोटेंशियल इस शेल के ऊपर तुम क्रिएट कर सकते हो. किसी ने मुझसे कहा सर इनफाइनाइट क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं बेटा, नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट पे आके करीबन जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, तो इट इज इनफ टू आयोनाइज द एयर सराउंडिंग द शेल. एज अ रिजल्ट एयर विल गेट आयोनाइज्ड, योर चार्ज विल स्टार्ट लीकिंग. तो उतना बड़ा तो हो नहीं सकता, बट तुम यहाँ पे इतना चार्ज जरूर डेवलप कर सकते हो कि 60 से 80 लाख वोल्ट जितना पोटेंशियल इस शेल पे खड़ा हो जाए. तो आप चार्ज डालते जाओ इसके अंदर और ये चार्ज इस पे जाता जाएगा, बिकॉज द स्मॉलर शेल इज एट अ हायर पोटेंशियल डिफरेंस एज कंपेयर्ड टू द लार्जर शेल. सो इफ यू वांट मी टू राइट दैट, ओके आई विल राइट इट. मैं इतना उड़ा देता हूं. सो this much I can take away. Equation 3. Thus, smaller shell is at a higher potential as compared to larger shell. So, if we connect a wire between them, then charge will go from smaller to larger shell, where it accumulates, मजबूरी है उड़ाना पड़ा, where it accumulates and a very large potential is produced, is developed. So this is the basic function, this is the basic principle of a Van de Graaff generator. अगर आपकी टेक्स्ट बुक खुली है तो उसमें एक डायग्राम है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं. आप इसी वक्त अगर उस डायग्राम को खोल लें तो it is something like this. I won't be able to draw a very good diagram, but this is the shell. एंड यहां पे एक पुली है, यहां पे दूसरा पुली है, दूसरा या दूसरी, पुली स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है, पता नहीं, आपको पता चले तो बताना. एंड वी हैव अ नॉन कंडक्टिंग बेल्ट दैट इज पासिंग ओवर बोथ द पुलीज. नाउ यहां पे मैं डिस्चार्ज ट्यूब से ब्रश आ रहा है, दिस अ मेटल ब्रश, एंड यहां से चार्ज फीड हो रहा है थ्रू दिस ब्रश, वो इस पे जा रहा है चार्ज, एंड ये चार्ज, ये बेल्ट नॉन कंडक्टिंग है, नाइलॉन, रबर एक्सेट्रा. वी वांट द चार्ज टू सिट ऑन इट, वी डोंट वांट द बेल्ट टू गेट चार्ज. तो वो यहां से बैठ के ऊपर जाता है
एंड जैसे ही ऊपर पहुंचता है देयर इज अनदर ब्रश which will take the charge and will deposit this charge on the outer surface of this shell. तो ये प्रोसेस चलता जाएगा और ये ब्रश चार्ज लेता जाएगा एंड ये डिपॉजिट करता जाएगा till a very large potential about 6 to 8 million volt is created on it. तो ये एक कन्वेयर बेल्ट है, ये ब्रश है और वो चार्ज को लेके इसके ऊपर डिपॉजिट कराता है. एंड यू नो दिस वैन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. सो दिस इज वैन डे ग्राफ जनरेटर फॉर यू. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर आई वांट टू शो यू इज v छोटा r माइनस v बड़ा r इज k छोटा q ब्रैकेट 1 by छोटा r माइनस 1 by बड़ा r. आपने देखा इस पूरे इक्वेशन में कहीं भी जो चार्ज ऑन द बड़ा शेल था, बड़ा Q, उसका कहीं भी जिक्र नहीं आ रहा है. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियरली डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज Q ऑफ द स्मॉलर शेल, not on the outer shell. So it does not really matter if your outer shell is charged or not. आपके आउटर शेल पे Q हो या ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पहले ना हो फिर डालो कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑफ द लार्जर शेल. आई रिमेंबर अ सम wherein they said that first the outer shell was uncharged, then they charged it, and now the potential difference was V. What is the potential difference now? Same V, because potential difference in no way is depending on the charge of the larger shell. So the larger shell practically, whether it is charged or uncharged, it will not make any difference at all. So this is the idea for you. Now I'm going on to a new topic. I guess that would be a very lovely topic. If you remember, we did a couple of, there was an illustration in the NCERT textbook regarding this. I'm going to give you a shortcut for that. तो वो ऐसा सम था, there was a 900 picofarad capacitor and we used to charge it using a 100 volt battery. Then we removed the battery was disco, and we connected another uncharged 900 picofarad capacitor. And finally they asked us how much energy was lost, and we did the entire sum and all that. First we found out the charge, then energy using half C1 V square, then दूसरा uncharged लगाया था C2, दोनों में charge आधा हुआ, and finally the energy now was Q1 square by 2 C1 and Q2 square by 2 C2, and that was how the entire thing crumbled. But if I were to devise a shortcut for that, is there any shortcut for that? Yeah. So वो shortcut मैं derive करने जा रहा हूँ, आप use कर सकते हो. Energy loss in the process of charge sharing. यहाँ पे इतनी खुशी है मुझे कि मैं assume कर सकता हूँ, वहाँ पे if you remember the second 900 picofarad was uncharged before connecting it to C1. अगर वो चार्ज होता तो क्या कर लेते आप, सिचुएशन चेंज हो जाता ना. तो मैं यहाँ उसी को ध्यान में रखते हुए मैं उसको आगे बढ़ाने वाला हूँ और रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी करने वाला हूँ. जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक, आई विल जस्ट हैव अ ड्रिंक एंड कम बैक. इतने टाइम से बोल रहा हूँ, गला सूख गया है मेरा. ओके, मेरे पास दो कैपेसिटर है, तो ध्यान से देखें आप सिर्फ देखें. वी हैव टू कैपेसिटर्स. आपके लिए फाइनल फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, और बीच में जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, बट डेरिवेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं. आई एम जस्ट डिराइविंग इट फॉर द सेक ऑफ डिराइविंग, फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू हाउ आई गॉट दैट रिजल्ट, and I can use that result only in JEE and NEET and competitive exams. I can't use that in the board exam where I have to show things, where I have to show my answers. I can't do that. So please keep that in mind. We have two capacitors C1
and C2 at potentials which are already at potentials. ये क्या है? V1 and V2 respectively. मतलब मैंने C1 को पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V1, C2 को पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V2. So by what is the charges? Q1 C1 V1 and Q2 C2 V2. Now the total energy of this system, isn't it? इसकी एनर्जी 1 की एनर्जी प्लस 2 की एनर्जी, तो I'll call it U initial. You can say UI, doesn't matter. It is U1 plus U2. How much is U1? Half C1 V1 square, अपना favorite formula, half CV square plus half C2 V2 square. So we'll call it UI. ये मेरे important formula के list में जाएगा number 1. Now दोनों connect कितना? Now they are connected in parallel. अरे बाप रे, तो अब चार्ज शेयर होगा, total charge will be shared. So now they will share charges. और वो चार्ज शेयर तब तक होगा, याद करो बचपन की बात, जब दो चीजों को वायर से कनेक्ट किया था तो ये दोनों कब तक चार्ज शेयर कर रहे थे? टिल द पोटेंशियल ऑन बोथ बिकेम सेम. विल शेयर चार्जेस टिल दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल. कॉमन नहीं है, कॉमन है पोटेंशियल. अच्छा सीन सपाटा देखो, ये डायग्राम में उड़ा ही दूंगा थोड़ी देर में. ये C1 है, ये C2 है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच पीडी. लेडीज एंड जेंटलमैन, पीडी इजंट पीडी Q is CV याद है, तो V is Q by C, तो पीडी would be Q by C. Net charge over net potential capacitance. So net charge over net capacitance. अब देखो what is the net charge of the system? इसके पास कितना था Q1, इसके पास कितना है Q2. And what is the equivalent capacitance of the system? दोनों पैरेलल में है, याद रहे, C1 plus C2. So मैं यही लिख दूं, PD is net charge over equivalent capacitance. So we'll call it V. Net charge is how much? Q1 plus Q2, and equivalent capacitance is C1 plus C2. And अब क्या करना है सर? अब वही करना है. अब चार डिवाइड हो गए, कॉमन पोटेंशियल V आ गया. अब एनर्जी कितनी होगी? पहले इनिशियल एनर्जी लिखते थे, द टोटल एनर्जी नाउ we'll call it U final. Isn't it? पहले वाले 1 dash plus 2 dash. Okay. सर पोटेंशियल तो है नहीं, मेरे पर है ना कॉमन पोटेंशियल V तो है, तो हाफ C1 V स्क्वायर, दोनों के पास V है, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर. तो सर कॉम्बाइन ले लो, we'll call it UF. C1 plus C2 कॉमन ले लिया एंड इनटू V स्क्वायर. सर मेरे पास V भी है. बेसिकली मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देना चाहता हूँ, हर जगह यूज होता है कि अगर तुमको दो कैपेसिटर दिए अलग अलग कैपेसिटेंस के अलग अलग पोटेंशियल्स पे, एंड उनको कंबाइन करते हो, करेक्ट करते हो, व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल? V is Q1 plus Q2 over C1 plus C2. Q1 तो जानते ही हो आप, C1 V1, Q2 जानते ही हो आप, C2 V2, तो सब रेडी है अपने पास. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना. सो हाफ C1 plus C2 the whole into Q1 की जगह, if you don't mind C1, आपको दिक्कत ना हो तो इस इक्वेशन को वापस लिख दूं C1 V1 plus C2 V2 के साथ, या कोई दिक्कत नहीं सर, we are all good, over C1 plus C2 the whole square.
आई एम श्योर यूर मैथ्स अफिशिएनाडोस. C1 प्लस C2 वापिस आ जाएगा तो एक कट जाएगा, एक बच जाएगा. तो कुछ नहीं पहले C1 प्लस C2 को कॉमन ले लिया और इसको खोलना है तो खोल सकते हैं. C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2. दिखाई नहीं दे रहा. अच्छा कुछ लिखो ना सर. ओके तो UF हाफ नीचे C1 प्लस C2 LCM. दिस इज C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2. इक्वेशन नंबर केड़ा 3 नंबर. सर हमें क्या इतना बड़ा सॉल्व करना है? नहीं मैं आपके लिए कर रहा हूं ना. आप सिर्फ देखो. मुझे तो लॉस ऑफ एनर्जी चाहिए. तो लॉस ये याद रहे UI इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. मैं एक्चुअली उसको उड़ाना नहीं चाहता था पर उसकी किस्मत में उड़ना लिखा था तो कोई रोक नहीं पाया क्योंकि वो उड़ेगा नहीं तो नया पैदा कैसे होगा. द लॉस इन एनर्जी. I am cutting a long story short for you. UI minus UF. UI half C1 V1 square plus half C2 V2 square minus this shit. Do you agree? Half C1 V1 square half C2 V2 square यहां भी है तो उसको कॉमन लेके उड़ा सकते हैं. आप एक काम करना, आप घर पे बैठ के उड़ाना है सब. उड़ते उड़ते कहीं खुद ना उड़ जाओ बस. तो फाइनली उड़ाने के बाद फाइनल इक्वेशन क्या आ रहा है श्रीमान? आई शो यू द फाइनल इक्वेशन. U डेल्टा U हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 द होल इनटू V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर. एक इक्वेशन जो बदल देगा आपकी दुनिया. सो डेल्टा U लॉस इन एनर्जी इज हाफ C1 C2 over C1 plus C2 the whole into V1 minus V2 the whole square. Let me put a disclaimer here. If capacitor C2 if C2 is initially uncharged मतलब C2 पे चार्ज नहीं है then we can put V2 as 0. So सिर्फ पहले वाले पे चार्ज है, दूसरा वाला इनिशियली अनचार्ज है. सो लॉस इन एनर्जी अगर ये V2 0 हो गया है तो तुम्हारा लॉस इन एनर्जी का इक्वेशन क्या बन जाएगा? डेल्टा U इज हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 द होल इनटू V स्क्वायर वेयर V वाज द पोटेंशियल एट व्हिच C1 वुड बी चार्ज. एक कैसे मान लीजिए इक्वेशन आपका. ओके एक काम करते हैं, वही सम करते हैं. आई होप आपको आंसर याद हो. सो आई थिंक इट वाज इलस्ट्रेशन 2.9 if I'm not mistaken or 2.10. I'm not really sure. I think it was 2.10. Illustration 2.9 or 2.10. Might as well check it out. एक ही पेज का फर्क है. उसमें C1 was 900 picofarad, V was 100 volt, C2 was again 900 picofarad and V2 was 0. अनचार्ज था ये वाला. तुम्हें लॉस इन एनर्जी फाइंड करने का काम सौंपा था. तो एवरीथिंग इज गुड. लॉस इन एनर्जी भाई जब तक फॉर्मूला है और जब तक शॉर्टकट है बराबर. C1 900 pico, that's 9 into 10 raised to minus 10 into 9 into 10 raised to minus 10 into 100 का square. The whole over 900 plus 900, that's 1800 pico. That's 18 into 10 raised to minus 10. So the first thing, the 10 raised to minus 10 goes away. This is 9 twos are and 9 by 4. How much is that supposed to be? 9 by 4, 2.25. Okay, into ये 10 raised to minus 10, ये 100 का square, that's 10 raised to 4, minus 10 plus 4 is minus 6. You might as well 9 by 4, 4 2s are yes 2.25
इंटू 10⁻⁻6। एक काम करो, चेक कर लो उन्हें, देखो आंसर गलत सी या सही? सही है ना आंसर। इसी तरह यू नो देयर वाज एडिशनल में शायद वो C1 was 4 माइक्रोफैरड, C2 was 2 माइक्रोफैरड, C1 was charged up to 50 volt, C2 was uncharged। उसमें भी इसी फॉर्मूला को लगा के देख लो, अरमान सही हो जाएंगे। एक फॉर्मूला जिसने बदल दी सारी दुनिया, और बीच में वो कॉमन पोटेंशियल वाला, याद रहे कॉमन पोटेंशियल यहीं पे था लास्ट जन्म में भी। V is Q1 plus Q2 over C1 plus C2 and Q1 is what? C1 V1 plus C2 V2 the whole over C1 plus C2। तो ये सारे कैपेसिटर वाले फंडे मस्त एकदम जेई नीट में हम यूज कर सकते हैं। इतने सारे शॉर्टकट्स हमने बताए। यू नो स्फेरिकल कैपेसिटर का भी फंडा लिया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का भी देखा हमने, वैन डे ग्राफ जनरेटर भी देखा, एंड फाइनली एनर्जी लॉस के शॉर्टकट्स के साथ भी हमारा पाला पड़ा। तो यू नो अब मैं जो असाइनमेंट दूंगा आपको, उसमें इनके ऊपर रिलेटेड कुछ सम्स होंगे। You know what I want is I want you to go through the assignment. I want to do those sums. I want you to do those sums. And if there is anything, tell me. You know I'll be able to help you out in that case also. तो इस तरह एंड हाँ, जब आप सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के सम सॉल्व कर रहे हैं, याद रहे नेचुरल लॉग है वो log to the base e। तो log to the base e जब भी हो, I am sure you know the log to the base e of x is 2.303 times log x to the base 10। तो आपको log to the base 10 की वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे log 1 is 0, log 2.3010, 0.477, log 3.4771, log 4.6021, log 5.6990.7। तो ऐसे आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, कुछ नहीं तो वो तो लिख सको आप, एक बेसिक आइडिया तो राउंड अबाउट तो आ सके। तो कीप दिस इन माइंड एंड प्रोसीड ऑन टू दोस सम्स। सो आई थिंक वी हैव प्रैक्टिकली कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2। शायद एक आध लेक्चर और लेके उसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स अगर मैं सॉल्व कर पाऊँ तो लेट मी ट्राई दैट। नहीं तो एटलीस्ट वील डू कुछ एक न्यूमेरिकल्स तो जरूर करेंगे उसके, और स्फेरिकल सिलिंड्रिकल वगैरह के। तो टिल दैट टाइम, सी यू सून, हैप्पी सॉल्विंग, बाय बाय।